दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ वीडियोस में हम कुछ दिग्गज राशियों की चर्चा कर रहे थे। उसको मैं एक दो वीडियोस के बाद तिथियों को समझाकर आपको और अच्छे से डेप्थ में लेके चलूंगा कि कैसे उन्होंने जो चीजें लिखी हैं उसको हम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आज हम कुछ कुंडली के विश्लेषण पे चर्चा कर लेते हैं। इस कुंडली के अंदर भी बात ये थी कि क्या इनके कोई राशि दग्ध राशि है, पहली कंडीशन, और दूसरी चीज थी एक नॉर्मल एनालिसिस भी होना है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो वहां पे मैंने दिखाया था सूर्य अगर सिंह राशि में बैठे हो या फिर वृश्चिक राशि में बैठे हो और तिथि 10वीं आ जाए तो फिर दिग्ध राशि का कंसेप्ट लगेगा, अन्यथा नहीं। तो आपकी कुंडली में जो आपका जन्म है उसकी जो तिथि बनती है वो तिथि 10वीं नहीं बनती, वो बनती है शुक्ल पक्ष की द्वादशी। इस कारण से यहाँ पे दिग्ध राशि का कंसेप्ट लागू नहीं होगा। यहाँ पे हमें जो कंसेप्ट को इस्तेमाल करना है, पहली चीज तो है कि आपका जो नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। दूसरी चीज जो आपका योग है उसमें यौगिक प्लेनेट है वो है सूर्य, ठीक है। और एक चीज कि आपका जो वीक डे है वो है थर्सडे, गुरुवार का जन्म है। योग कौन सा बना है? शोभना योग बना है और बनाने वाला जो ग्रह है वो सूर्य है। अगर इस चीज के साथ हम देखें तो आप देख लीजिए, पहले शोभना योग जो है वो ब्यूटी को दर्शाता है, सेंसुअल चीजों को दर्शाता है। योगा पॉइंट जो है वो सूर्य के खुद के पास है और अवयोगी अगर कोई है तो वो शनि है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अवयोगी कोई है तो वो शनि है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, अब यह है लगन कुंडली। लगन कुंडली के अंदर जो शुरुआत हो रही है वो 9 नंबर से हो रही है, यानी कि धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो लगन जो है वो 10 डिग्री धनुष राशि में विद्यमान है, जो कि मूला नक्षत्र है। मूला नक्षत्र के जो स्वामी है वो केतुदेव है। केतुदेव इस कुंडली के अंदर शनि की राशि में बैठे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। इसका मतलब है कि जातक का जो सोचने का ढंग होगा उसमें केतु की चीज यानी कि थोड़ा सा त्याग की भावना या कभी कभी कुछ हद तक कंफ्यूज हो जाना, एक चीज जुड़ेगी। दूसरी चीज जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो चंद्रमा जुड़ा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं इमोशन जुड़ा है। लेकिन चंद्रमा 10 नंबर की राशि में है, शनि की राशि में है, इसलिए ऐसा इंसान काफी ज्यादा प्रैक्टिकल इमोशंस के साथ चलेगा। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल इमोशंस के साथ चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इस कुंडली के अंदर गुरु शनि और शनि बुध और गुरु बुध का योग 10वें भाव में बना हुआ है। शनि और बुध का जो योग होता है वो धन के लिए अच्छा योग मान सकते हैं, ठीक है। गुरु और बुध का भी योग है जो कि ज्ञान के लिए अच्छा है। शनि और गुरु का योग है, ऐसे में शनि जो है वो कर्मा है, गुरु जो है वो विजडम है। तो इंसान के पास इतनी विजडम होती है कि वो दूसरे 10-15 लोगों को अपने अंडर में रख के काम कराने की क्षमता रखते हैं, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा था कि सूर्य जो है वो यौगिक प्लेनेट बना था और शनि अवयौगिक प्लेनेट बना हुआ था, ठीक है। आपका जो जन्म है वो जन्म सूर्य के नक्षत्र से हुआ, इसका मतलब है कि दशा जो है वो सूर्य से शुरू हुई। अब सूर्य 9th हाउस के लॉर्ड है, इनके सोचने का जो ढंग होना चाहिए उसमें क्या दिखाई देना चाहिए? 9th हाउस। 9th हाउस का मतलब या तो रिलेटेड चीजें या फिर हम ये कहते हैं कि किस्मत से जुड़ी हुई चीजें। अब सूर्य नवम का स्वामी नवम में बैठा है और यौगिक प्लेनेट है। अगर मैं ये बात बोलूं कि शुरुआत जब हुई जन्म, वहां पे चीजें वैसे तो बहुत ही बचपन में वो दशाएं निकल गई होंगी, लेकिन फिर भी जो कुछ भी चाहा, जो कुछ भी आपने अपने लिए मांगा, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चीजें आपको या तो मिल गई हों, ठीक है, जिस कारण से इंसान को लगे कि हाँ मेरे पास एक किस्मत थी। मैं इस बात को इस लॉजिक पे कह रहा हूं कि सूर्य यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेनेट हो गया, यौगिक प्लेनेट हो गया और वो अपने भाव में बैठा है, इसीलिए बचपन में आपने जो चीज चाही, जो मांगा, वो मिला होगा। अब आप खुद उस चीज को नहीं बनाते तो वो आपके पेरेंट्स के जरिए आपको मिल जाया करता है। अन्यथा सूर्य जब भी किसी राशि में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, तो वहां की चीजों को वो ज्यादातर जलाने का काम करता है। ऐसे में काफी ज्यादा ये भी कहा जा सकता है कि किस्मत में बहुत ज्यादा संघर्ष रहा हो। यहाँ पे मैं ये संघर्ष वाले पॉइंट को अपोजिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सूर्य एक यौगिक प्लेनेट बन के आया था।
दूसरी चीज, सूर्य की दशा में मान लेते हैं हम कि चीजें आपको मिली, लेकिन सूर्य की दशा जब खत्म होगी तो फिर शुरू होगी चंद्रमा की दशा। चंद्रमा की जो दशा है वहां पे अब आप आओगे तो चंद्रमा केतु के साथ बैठे हैं। चंद्रमा जो है वो 8वें घर के स्वामी है। सूर्य की दशा भी बहुत ज्यादा नहीं जाएगी क्योंकि उसकी तो टोटल दशा ही 6 साल की होती है। बचपन में वो आपको 6 में से 3 साल 4 साल की मिली होगी। इसके बाद की दशा आप देखोगे तो आप कहीं ना कहीं संघर्ष दिखेगा। इसका क्या कारण बनेगा? इसका कारण जो बन रहा है वो ये कि चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ श्रापित परिस्थिति में दिखाई देता है। अब श्रापित परिस्थिति में चंद्रमा दिखाई देता है तो क्या बोला जा सकता है? यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि अष्टम भाव जो है वो विवाह के बाद का सुख है या फिर पैतृक संपत्ति है। जबकि चंद्रमा जो है वो बैठे हैं सेकंड हाउस में, जो कि कुटुंब का भाव है, सेविंग्स का, बचत का भाव है। तो चंद्रमा की दशा के अंदर फैमिली के अंदर कुछ चुनौतियां भी महसूस हो गई हों। सूर्य की दशा में अगर चीजें अच्छी चली तो हो सकता है कि चंद्रमा की जब दशा आई तो वहां पे आपकी कुछ ऐसी चुनौतियां देखने को मिली हो जो कि आपके पेरेंट्स ने देखी और इनडायरेक्टली आपके मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा हो। क्योंकि वो अष्टम का स्वामी है तो वहां पे कुछ एक झुकाव बनेगा जिंदगी की गहराइयों को खोजने के लिए उस दशा में, ठीक है। और उसमें सेकंड हाउस है, सेविंग्स का हाउस है, तो या तो बचत या फिर फैमिली के अंदर की कोई चुनौतियां जिम्मेदार बनेंगी चंद्रमा की दशा में। चंद्रमा की दशा खत्म होगी तो इसके बाद आएगी आपकी चंद्रमा के बाद आता है मंगल की दशा। मंगल जो है वो इस कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में, वो भी नीच राशिस्थ है। मंगल नीच राशिस्थ है, राहु के साथ वो पीड़ित भी माने जा सकते हैं, लेकिन वहां पे वो पोजीशन फिर भी अच्छी है। कंडीशन क्या है कि मंगल यहाँ पे 12वें घर के स्वामी है। पंचम और 12वें का स्वामी होकर अगर 12वें का स्वामी अष्टम में बैठे और साथ ही साथ वो पीड़ित हो जाए तो विपरीत राज्य बन जाएगा। पंचम जो है वो हमारी बुद्धि, हमारा सोच, उसका स्वामी नीच होना ये थोड़ा सा गलत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से दृष्ट है तो गहरी सोच सोचने के लिए आपके पास बहुत ही प्रचुर मात्रा में बुद्धि है। हाँ, ये जरूर है कि अष्टम भाव में राहु और मंगल के कारण ये युति जो है ये अंगारक दोष बनती है, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर मानी जा सकती है। किस बात को लेकर? अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है ससुराल पक्ष को लेकर, या फिर अचानक से गुस्से में आके कोई ऐसी एक्सीडेंट या कुछ कर बैठना जो कि आपके आयु के लिए भी भारी पड़े। ये युति उस चीज में थोड़ा सा एक खतरा रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब मंगल के बाद आपकी जो दशा चलनी थी वो फिर राहु की चलनी थी, तो राहु जो है वो भी अष्टम में, तो कहीं ना कहीं ये पीरियड भी, और राहु जब अष्टम में हो तो थोड़ा सा एक डाउनफॉल का खतरा बना रहता है। यहाँ चंद्रमा की राशि के साथ है, चंद्रमा से उनका संबंध जो है वो सप्तम एक दूसरे से है, सम सप्तम जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही क्रूशली डाउनफॉल आ गया, लेकिन फिर भी हाँ, कहीं ना कहीं कुछ हद तक चुनौती इन दशाओं के अंदर भी देखने को मिल सकती है। अब आज की बात करें हम तो आप गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा में चल रहे हैं, ठीक है। आपकी कुंडली में गुरु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र हस्त में बैठे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन फिर 8th हाउस के साथ ही है, ठीक है। इसका मतलब है कि जिंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको भी खोजना है। साथ ही साथ वो गुरु आपको 1st हाउस और 4th हाउस यानी कि स्टेटस और जो आपकी प्रॉपर्टी वाली चीजें होती हैं उनमें बढ़त करने का प्रयास करेंगे अपनी दशा के अंदर। एक बात ये कंप्लीट हुई। दूसरी बात कि गुरु की दशा में शनि की अंतरदशा चल रही है और ये आई थिंक 2020 के आसपास से कहीं थी, जो अभी और भी चलेगी। अब आप ध्यान रखो, मैंने आपको जब योग दिखाया था तो मैंने दिखाया था ना अवयोगी पॉइंट कौन था? शनि था। आपने कहा कि पिछले 1-1.5 साल से कुछ चुनौतियां प्रोफेशन के अंदर आई हैं और उसका असर आपके सेविंग्स के ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि अर्निंग्स पे असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है सेविंग्स के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो ये चीज आपको यहीं से क्लियर हो गई होगी कि शनि क्योंकि अवयोगी ग्रह माना जा रहा है,
उस पर्टिकुलर योग पॉइंट पे। इसीलिए इसकी दशाएं, अंतरदशाएं जो है वो थोड़ी सी चुनौतियां आपको देती हुई चलती हैं। अब हम चलते हैं आपके नवमांश पर। नवमांश के अंदर अगर हम आए तो हम देखें आपका ये ओरिजिनल नवमांश है। ओरिजिनल नवमांश में मंगल चौथे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और शुक्र पंचम भाव में दिखाई देते हैं, चंद्रमा जो है वो 12 नंबर की राशि में आ गए, चंचल हो गए हैं। जो आपके शनि हैं वो आपके 11th हाउस में दिखाई देते हैं। लेकिन मैं इस समय आपकी मैरिज लाइफ को रीड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे किस्मत को रीड करना चाह रहा हूं। इस कारण से मैं इस नवमांश को आपके लगन के तुल्य कर दूंगा। जब मैं इस नवमांश को लगन के तुल्य करता हूं तो मैं देखता हूं कि आपका जो एसेंडेंट है नवमांश का वो अष्टम में आया है। ऐसे में या तो आप किसी खोज वाले काम में जुड़े हो, या फिर आप अपनी जिंदगी को ऐसा महसूस करोगे जैसे कि कुछ है ना कैद सी हो गई है। करना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत सारे सपने हैं आप, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कहीं ना कोई चुनौती देखने को मिल रही होती है जो कि आपको बार बार रोक देती है। प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट है कि केतु जो कि सोचने का ढंग था वो कहीं ना कहीं किस्मत में तीसरे भाव में आया है, जो कि पराक्रम साहस का भाव है। इसीलिए आप अपने पराक्रम और साहस को नहीं छोड़ोगे, चीजों को लेकर आगे बढ़ने में हमेशा हिम्मत दिखाएंगे। दूसरी चीज क्या हो रही है, यहाँ पे हम ये भी देख पा रहे हैं कि किस्मत के कुंडली में सूर्य जो था, जो हमें लगन कुंडली में पंचम में ही दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं अब 12वें गया है शुक्र के साथ। तो सूर्य 12वें गया है तो जो सूर्य की दशा रही होगी उसमें भी वो योगिक दशा थी। हो सकता है चीजें आपको वक्त पे मिली हों, लेकिन उसके बावजूद भी उन दशाओं के अंदर थोड़ी बहुत चुनौतियां रही होंगी। क्यों? क्योंकि 12वां घर जो है वो परेशानियों को दर्शाता है। शुक्र जो कि छठे घर का स्वामी है, वो अगर 12वें बैठ जाए तो शुक्र का 12वें बैठना अच्छा है धन वैभव के मामले में, उसमें कोई बुराई नहीं। शनि जो है वो आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, 10 नंबर की राशि लिखी है उसका स्वामी है, और वो किस्मत की कुंडली में छठे में बैठा है। इस कारण से भी पहले तो क्योंकि शनि की राशि है तो धीरे धीरे करके आपकी जो धन की वृद्धि और संचित धन बनेगा। दूसरी चीज है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको कुछ संघर्ष महसूस हुआ होगा। नवमांश की कुंडली में प्लस पॉइंट यह है कि गुरु और बुध जैसे ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस को देखते हैं और साथ ही साथ केतु को भी देखते हैं। लगन कुंडली में भी केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि थी, और आप देखो गुरु और बुध का अभी भी जॉइंट कंजंक्शन है जो कि नवमांश में भी एग्जिस्ट करता है। इस कारण से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप काफी ज्ञानवान होंगे। आपका जो पूरा केंद्र है, फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th, इनके स्वामी लगन कुंडली में भी और नवमांश कुंडली में भी एक साथ हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके लगन को देखकर प्रभावित कर रहे हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। अष्टम का स्वामी होकर चंद्रमा चौथे भाव पे गया है किस्मत से, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर कोई ना कोई बात ऐसी हमेशा रहेगी जो कि जिज्ञासा पैदा करती रहेगी। आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर खोज की क्या कुछ हुआ है, क्यों कुछ हुआ है, वो चीजों को सोचने के लिए। हम लगन कुंडली में भी देख रहे थे आपके सोचने का ढंग केतु था, जो कि चंद्रमा जो कि अष्टम के स्वामी है उनके साथ ही जुड़ा हुआ था। इस कारण से ये फॉर्मेशंस यहाँ पे भी और वहां पे भी बनते हुए दिख रहे थे। केतु का कॉम्बिनेशन चंद्रमा के साथ है तो थोड़ा बहुत फॉर्मेशन आपके ऊपर पितृ वाले फैक्टर का भी कहा जा सकता है। नवमांश की कुंडली में भी हम देखें तो सूर्य शनि आमने सामने है, ये भी पितृ का फॉर्मेशन दिखाते हैं। इस कारण से कई बार आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे भी वाक्यात होते होंगे जिसमें कि आपको लगता होगा अचानक से मेरे साथ ये क्या और क्यों हो गया। जैसे मैंने दिखाया था कि चंद्रमा वहां श्रापित भी है और यहाँ पे ये फॉर्मेशन भी कुछ इस तरीके का इशारा करता है। राहु जैसा ग्रह जो है वो नवमांश की कुंडली में खासकर जब हमने उसको लगन की तुल्य किया है तो वो किस्मत में जाके बैठा है, तो अचानक से कभी कोई चीज मिलना और अचानक से कभी कोई चीज हाथ से चली जाना, ये इस बात को दर्शाता है। ये वाली चीज मैंने आपको समझाई दी थी, ये आपके योग भी बता दिए थे। और ये जो मेन फैक्टर है कि यहाँ पे चंद्रमा यानी कि जो माता का कारक ग्रह है उसका कहीं ना कहीं दुखी होना, परेशान होना, श्रापित होना आपको या तो सेविंग्स के मामले में या घर के अंदर की चीजों के मामले में थोड़ा सा दुखी रख सकता है। ठीक है, फॉर्मेशन यही है। राहु और केतु के इस एक्सेस को देखकर ये कहूं कि काल सर्प है ऐसा तो नहीं बोलूंगा,
जहाँ पे इस लॉजिक को इस तरीके से समझ सकते हैं कि राहु और केतु के एक्सेस हो जाने के कारण जो मैग्नेटिक फोर्सेस बनेंगे उसमें जो सुख है किसका, आपको 4th हाउस का, 5th हाउस का, 6th और 7th हाउस का, उसमें थोड़ी सी चुनौतियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस बात को यहाँ पे हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आगे के फ्यूचर पॉइंट को व्यू से अगर हम देखें तो गुरु में शनि, शनि क्योंकि अवयोगी होके चल रहा है इसलिए थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि पूरा ही खराब होगा, क्योंकि चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां का वो स्वामी है, इसलिए वो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका इस समय जो शनि है ना वो आपके जन्म के केतु के ऊपर से गोचर कर रहा है, इसलिए ये समय आपका फील्ड चेंज करने का है। इसलिए पिछले 1-1.5 साल से जो आप कह रहे हो कि आपके पास जॉब नहीं है, तो अब आप किसी दूसरे फील्ड के साथ कनेक्ट होकर जॉब करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि अब जो फील्ड हो वो शुक्र की फील्ड हो, क्योंकि चंद्रमा से शुक्र जो है वो 10वें घर में बैठे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं आपको संपत्ति 11th हाउस को देने का प्रयास करेंगे। भाव चलित में वो शुक्र 10th हाउस में आते हैं, लेकिन क्योंकि राशि उनकी अपनी है वहां पे उसको नीच राशि नहीं माना जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको अब फील्ड चेंज करा के कुछ नए लेवल पे ग्रोथ देने का प्रयास कर रही है आपकी जिंदगी आपको। ये था आपके कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि बाकी दर्शकों को भी समझ में आया होगा। हम हर जगह सिर्फ ऐसे ही उठा के कोई सा भी कंसेप्ट नहीं लगा सकते कि हाँ किन्हीं ने किसी वीडियो में ये कंसेप्ट कहा है, हमने आंख बंद करी और लगा दिया। किसी भी लॉजिक को लगाने से पहले उसके पीछे कोई ना कोई छोटी मोटी चीजें जरूर रही होंगी जो वहां पे आपको नहीं बताई जाती। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।